दोस्तों आज भी आपके लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आया हूँ। एक साइट विजिट रहेगी। आप देख रहे हो 3 टीएम खड़े हुए हैं, ट्रांजिट मिक्सचर खड़े हैं, सब में कंक्रीट है। और जो कंक्रीटिंग हो रहा था, पंप हो रहा था, उसकी पाइप ब्लॉक हो गई है, कंक्रीट नीचे गिर रहा है, आपको सामने थोड़ा दिख रहा होगा। तो अगर ये सिचुएशन हो जाती है साइड पे कि मतलब आपकी जो पाइप है, ट्रीमी पाइप हम बोलते हैं, जिसमें कंक्रीट जाता है जहाँ भी हमें तीसरी मंजिल पहुँचाना है या अंडर वाटर करना है या कहीं भी करना है, तो उसी हेल्प से हम करते हैं। तो अगर वो ब्लॉक हो जाए और कंक्रीट बना बनाया आपके पीछे 20 से 30 एम क्यूब पड़ा है, उसकी सेट होने की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब उस टाइम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी इंजीनियर और साइड इंजीनियर की आ जाती है। तो उस दौरान एज ए सिविल इंजीनियर आपको क्या करना है, इस चीज़ को पहले समझो। ये सिचुएशन हुई क्यों वो मैं बताता हूँ। देखो, इसमें ये सिचुएशन नहीं होनी थी अगर जो हमारा कंक्रीट होता, उसमें होता क्या है समझ लेना। जो 1 एम क्यूब कंक्रीट होते हैं ना, उसमें 370 केजी से कम सीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर 370 केजी से कम सीमेंट हुआ तो वो ब्लॉकेज कर सकता है आपकी ट्रीमी पाइप को। ये एक कारण हो सकता है। दूसरा, जो इसका स्लम्प रहना चाहिए, मतलब जो कंक्रीट हम यूज़ करने वाले हैं, जो ट्रीमी पाइप के थ्रू, बूम प्लेसर के थ्रू जाने वाला है, उसका स्लम्प 150 से 180 के बीच होना चाहिए। स्लम्प कम होगा तभी भी पाइप ब्लॉक हो सकती है। दूसरी, जो ट्रीमी पाइप होती है, हमेशा उसका जो डाया होना चाहिए वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 200 से कम डाया हुआ तब भी ट्रीमी पाइप आपकी ब्लॉक हो सकती है। और ये चीज़ें होती हैं, मतलब जब कंक्रीटिंग हो रहा है कभी कभार क्या होता है, बैंड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब 6th फ्लोर 5th फ्लोर पे आपको कंक्रीटिंग करना होता है, तो उस दौरान काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये ब्लॉकेज हो सकती है अगर प्रॉपर साइज़ का मिक्स डिज़ाइन नहीं हुआ, प्रॉपर एग्रीगेट न्यूज़ हुआ। तो ये सब चीज़ें होती हैं पाइप ब्लॉक करने का। आपको आइडिया लग गया पाइप ब्लॉक क्यों होती है अभी। या अगर ये सिचुएशन आपकी, ये कंडीशन साइड पे हो जाती है, पाइप ब्लॉक हो जाती है, तो आपको क्या करना है, जो आपका टीएम खड़े होंगे पीछे, उनको या तो प्रॉपर उसकी मिक्सिंग रोटेशन करते रहो, क्योंकि उसका सेटिंग टाइम 30 मिनट तो के बाद इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। और पीछे से कंक्रीट बन के आया, 10 से 15 मिनट पीछे पकड़ो कि अगर दूर से आया या क्या भी है, तो ये उसके पास बचे हैं 15 मिनट। तो उस 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, जहाँ तो पाइप को आप ट्रीमी पाइप को चेंज करके दूसरा लगा के सब जुगाड़ करके कंक्रीट स्टार्ट कर सकते हो। या तो उसमें आप रिटार्डर डालिए। जो रिटार्डर होता है हमारा सिक्का कंपनी का आता है, मतलब जो इनिशियल टाइम जो होता है वो स्लो कर देता है। 30 मिनट और आपको मिल जाएंगे, उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन आपको टाइम मिल जाएगा। एज ए साइट इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर रिटार्डर यूज़ कर सकते हो। या तो जो टीएम है आप वापिस भेज दीजिए, जहाँ दूसरी जगह जहाँ कंक्रीट चल रहा है वहाँ पे कर दीजिए। ये केसेस होते हैं उस दौरान। और कहीं ये क्वेश्चन दिमाग आ रहा होगा, सर जो बुर्ज खलीफा की अगर हम बात करें, वहाँ कंक्रीटिंग होता था, उसके तो काफ़ी ज़्यादा फ्लोर है, उसमें कैसे कंक्रीटिंग किया जाता था? उसमें स्टेप बाय स्टेप पे मतलब कंक्रीट पंप रखे जाते थे और मतलब ठंडी थोड़ा वेदर सही हो उस तरह कंक्रीट किया जाता था, तो पाइप ब्लॉकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते थे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में। ये प्रिकॉशंस लेने होते हैं जब कंक्रीटिंग स्टार्ट करनी है। अगर हो जाता है तो इसको ऐसे हैंडल करना है। रिटार्डर या उसका जो रोटेशन है वो थोड़ी देर उल्टा सीधा करिए, मतलब थोड़ा टाइम एक तरफ, थोड़ी टाइम दूसरी तरफ, रोटेशन से भी होता है। और अगर आप बात करो दूसरी जगह कंक्रीट डाल सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अगली चीज़ जो है वो है हमारा स्लम टेस्ट के ऊपर। स्लम टेस्ट के तो मेन इसकी चीज़ें समझना, इसका प्रोसेस में डाल चुका हूँ पहले ही। लेकिन इसमें जब भी आप स्लम टेस्ट करते हो तो उसमें वैल्यू आपकी गलत आ सकती हैं। कैसे? अगर आपने स्लम को ऑयलिंग पहले नहीं किया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आए थे कि सर स्लम पे थोड़ी लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस बताना। उस पर अगर ऑयलिंग नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट वेरी कर सकता है, ये गारंटी होता है। दूसरी, आप कभी भी जो 40 एग्रीगेट होता है, और यहाँ वही मिस्टेक की गई है, ये जो कंक्रीट है इसमें 40 का एग्रीगेट है, और इसको क्या किया गया, इसका स्लम टेस्ट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। अगर 40 एग्रीगेट कपची यूज़ की गई है कंक्रीट में तो उसका स्लम टेस्ट नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि सिर्फ जो प्लास्टिक मिक्स रहता है, जिसमें मैक्सिमम 20 की एग्रीगेट और प्लास्टिक मिक्स है, प्लास्टिक मिक्स इन द सेंस कि पानी है, सब कुछ है, ड्राई मिक्स का कभी भी स्लम टेस्ट नहीं होता है। और हमेशा जो स्लम टेस्ट आपको करना है उसको लेयर वाइज भरना है, और लेयर वाइज जब भरोगे तो प्रॉपर आपकी लेयर होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब पहले आधा कर लिया फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डालते गए, तो प्रॉपर लेयर आप करोगे तभी आपका रिजल्ट आएगा। और जब टैंपिंग कर रहे हो, जैसे सामने आप देख रहे हो, ये गलत टैंपिंग है, मतलब इसको जो खाचा जा रहा है, मतलब इसको जो किया जा रहा है ये गलत तरीके से, अपनी पावर से कभी भी उसको वो नहीं करना है। इसको मतलब फ्रीली आपको जाने देना है, और नीचे बॉटम में कभी भी जो आपकी रॉड है वो टच नहीं होनी चाहिए। और जितना टैपिंग का है 25 से 30 का है, जो भी ESI कोड कहता है या IS कोड कहता है,
उस हिसाब से आपको फॉलो अप करके अगर आप स्लम टेस्ट करते हो तो उसमें आपको वैल्यू मिलेगी। आपको शेयर स्लम मिल सकता है, कोलैप्स स्लम मिल सकता है, ज़ीरो मिल सकता है। तो ये जो स्लम होते हैं इसी हिसाब से होता है। और जब उसको ऊपर करना है, उठाना है, मतलब जब लास्ट लेयर आपने डाल दी, टैपिंग कर दी, सब कर दी, तो उसके बाद उसको एकदम मतलब फोर्सली नहीं उठाना है। विद इन 2 मिनट आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए और उसको स्लोली आपको उठाना है कि आपकी स्लम जो रिजल्ट है वो आपको दिख जाए। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी जो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, मिलियंस में उसमें व्यूज़ हैं। वो प्रोसेस आप देखिए, उसमें पूरा प्रोसेस आपको पता चलेगा कैसे करते हैं। और मेन जो चीज़ है, इंटरव्यू में पूछा जाता है 40 mm का एग्रीगेट अगर कंक्रीट में है कि आप स्लम टेस्ट कर सकते हो, तो हम वो टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमें वर्केबिलिटी उसकी कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि उसमें एरर्स आ जाएंगे जब हम वो टेस्ट करेंगे। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है। क्या होता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट? वो होता है मतलब कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट जो फ्लोएबल हो, मतलब अपने आप को ना उसमें कोई वाइब्रेटर की जरूरत पड़े, ना उसको कंपैक्शन करने की जरूरत पड़े। जहां भी आप डालो, आप फुटिंग में डालो, राफ्ट में डालो, कॉलम में डालो, वो अपने आप कंपैक्ट हो जाए, तो उसे हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट बोलेंगे। IS कोड 10262 2019 क्लॉज 7.2 कहता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट उसे कहेंगे हम जो फ्लोएबिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर जाए। 4 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं जब भी ये होता है साइट पे। पॉसिबल होगा तो मैं प्रैक्टिकल आपके लिए लाऊंगा सिविल साइट विजिट चैनल पे प्रैक्टिकल टेस्ट करके। फिलिंग एबिलिटी उसकी चेक की जाती है, पासिंग एबिलिटी उसकी चेक की जाती है, फिर सेग्रीगेशन रेजिस्टेंट उसकी चेक की जाती है और विस्कोसिटी उसकी चेक की जाती है। ये 4 टेस्ट किए जाते हैं और IS कोड 119 के हिसाब से ये किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो जब भी हम जो कॉलम होता है उसमें कंक्रीटिंग की जाती है तो कितने हाइट से हम कंक्रीट फेंक सकते हैं, मतलब 500 mm रखो। देखो 1.5 मीटर ऐसे पंप से कंक्रीट किया जा रहा है जब बूम प्लेसर से, तो 1.5 मीटर से ज्यादा से दूर से फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो लिमिटेशन कितनी होती है हाइट डिफरेंस की? 500 mm होती है। दो कोर्स एग्रीगेट कौन सा प्रेफरेबल होता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए? तो जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है 10 से 12 mm उसमें जो कपची होती है, एग्रीगेट होता है, वो यूज किया जाता है 10 to 12 mm। तो बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया क्या हो गया, इसको क्लियर करो। ये रेरा में बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप खुद का काम भी करोगे या साइड पे काम करोगे, ये काफ़ी काम आएगा। कारपेट एरिया होता है, देखो कारपेट एरिया मतलब उससे ही आइडिया लग रहा है कि जहां जहां कारपेट हमारा बिछ जाए, एक रूम है आपका, कोई जंगर है, जहां जहां कारपेट आपका बिछ जाएगा, मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में सुन रहा हूँ, वॉल जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अंदर का डिस्टेंस, जो वो एरिया जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कारपेट एरिया बोलते हैं। और जो बिल्टअप एरिया क्या होता है? वो होता है कारपेट एरिया प्लस जो वॉल हमने छोड़ी थी, अंदर का एरिया लिया था ना, वॉल का एरिया भी आ जाता है उसमें, डक्ट्स जो होते हैं उनका एरिया आ जाता है, और 1/2 मतलब आधा टेरेस आपको उसमें आता है, वो होता है बिल्टअप एरिया। मतलब कारपेट एरिया से 10% ज्यादा होता है क्या? बिल्टअप एरिया। हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा। कारपेट एरिया प्लस 10% वो हो गया हमारा बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया क्या हो गया? जो बिल्टअप एरिया है वो तो है ही, लेकिन जो लिफ्ट का एरिया होता है, कॉरिडोर्स होते हैं, क्लब हाउस है, स्टेयर है, जो भी बाकी एरिया होता है, मतलब सुपर बिल्टअप एरिया सब आ गया। और जो सुपर बिल्टअप एरिया वो होता है 25% ज्यादा होता है किससे? जो बिल्टअप एरिया होता है। ये बहुत ज्यादा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, ये जो SSC JEE का एग्जाम था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट। जो प्लेन और रिइंफोर्समेंट कंक्रीट होता है उसमें कौन सा IS कोड यूज किया जाता है? तो वो है IS 456-2000 कोड उसमें यूज किया जाता है। और IS 456 जरूर पढ़ के रखो, काफी काम आता है। जैसे साइट पे जाओगे ये आपको साइड पे जाके बहुत काम आने वाला चीज है। हाउ मच इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मवर्क रिमूवल फॉर कॉलम और बीम। कॉलम और बीम की जो फॉर्मवर्क होती है उसको निकालने का टाइम सही क्या होता है? आप 24 घंटे के बाद कॉलम की निकाल सकते हो और बीम की 14 दिन बाद। क्लियर? बीम और कॉलम का क्लियर कवर। देखो कॉलम के लिए मिनिमम 40 mm आपको कवर यूज करना होता है, और जो हमारा बीम है उसके लिए 25 mm कवर आपको यूज करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन योर होम टाउन। इस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या चल रही है? अगर हम एक लमसम लेके चलें, पूरा घर बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस समय चल रही है। एक B क्लास का घर, इसमें 3 टाइप के घर होते हैं, क्लास A, B, C। एक B क्लास का घर जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उसकी 1200 से 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रही है। अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसको 1200 से मल्टीप्लाई, मतलब अप्रॉक्स 12 लाख रुपए आपका
12 से 15 लाख रुपया आपका क्लास बी का घर बनाने में खर्चा आएगा। जो स्टीरअप होती है उसका क्या फंक्शन होता है कॉलम में, जो स्टीरअप्स होती हैं रिंग जिन्हें हम बोलते हैं, तो उनका होता है जो भी शेयर फोर्स कॉलम पे आती है उसको काउंटर करने, कॉलम या बीम पे जहां भी हम रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टीरअप प्रोवाइड कर रहे हैं, शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, और जो बार है वो जो सरिया है उसको पोजीशन में रखने के लिए हम किसका काम करते हैं, स्टीरअप का यूज करते हैं। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग हो गया। प्री टेंशनिंग पहले ही एक वर्ड से ही पता चल रहा है, किसी स्ट्रक्चर में पहले ही टेंशन प्रोवाइड करना, और पोस्ट टेंशनिंग जहां किसी स्ट्रक्चर में बाद में हम टेंशन प्रोवाइड करते हैं। प्री टेंशनिंग में होता क्या है, उसमें होता है पहले ही जो हमारी केबल्स होती है, टेंडेंट्स उन्हें हम बोलते हैं टेंडेंट्स, ठीक है, उनको क्या करते हैं, जिस स्ट्रक्चर में कोई बीम हम कास्ट करने जा रहे हैं तो बीम में पहले ही वो टेंडेंट्स को डाल दिया जाता है, उनको टाइट कर दिया जाता है, उनमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उनको जो केबल्स हैं उसको हार्ड कर दिया जाता है, टेंशन पहले दी जाती है, उसके बाद उसमें कंक्रीट कर दिया जाता है, और बाद जो एक्स्ट्रा टेंडेंट्स होती है उनको काट दिया जाता है। लेकिन जो पोस्ट टेंशनिंग होता है उसमें क्या होता है, पहले सरिया डाल दिया जाता है, बोलो यही टेंडेंट्स स्टील ही बोलो आप, उससे कास्टिंग कर ली जाती है, उसके बाद उसमें टेंशन प्रोवाइड की जाती है, उसे हम पोस्ट टेंशनिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज द रीजन दैट गिव इज सर्कुलर शेप, कोई भी स्टील है जो वो ऐसे तो स्क्वायर शेप में भी आता है, लेकिन हम मोस्टली जो स्टैंडर्ड हम देखते हैं सर्कुलर शेप में हमारा सरिया आता है। क्यों वो सर्कुलर शेप में ही आता है, देखो एक सर्कुलर शेप को ऐसा माना जाता है कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक सर्कुलर शेप एफिशिएंट मैनर्स में वो करता है थ्रू आउट एरिया पे। अगर हम स्टील बार ट्रायंगुलर या क्वाड्रिल बनाएंगे तो होगा क्या, एजेस जो होंगे वो सबसे पहले फेलियर करेंगे। तभी क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो ट्रायंगल शेप का होता है उसको प्रिसाइसली बनाना पड़ता है, क्योंकि उसके एजेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसमें जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी देखने को मिलती है, उसकी मिलती है हमें 14 मेगा पास्कल। तो ओपीसी के कितने ग्रेड आते हैं, 33, 43 और 53 ग्रेड आप देखने को मिलेगा। तो हम सैंड क्यों यूज करते हैं, देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बल्किंग ऑफ सैंड विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। देखो हर सुबह जो बैचिंग प्लांट होते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से टेक्निकल वे से की जाती है वहां पे बैचिंग की जाती है, तो वहां चेक किया जाता है कि आज सैंड में कितना मॉइस्चर मिल रहा है, जो नया लोट आया सैंड का उसमें कितना मॉइस्चर मिल रहा है। अगर इंक्रीज होता है मॉइस्चर कंटेंट उसमें, तो बल्कि आप सैंड जो होती है वो भी इंक्रीज करनी पड़ती है मैक्सिमम वैल्यू तक, उसके बाद उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम मेन कंस्ट्रक्टर ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल एंड अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो देखो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, इनिशियल हो गया 30 मिनट और फाइनल हो गया 600 मिनट या 10 घंटे। तो इनिशियल जो सेटिंग टाइम होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा केमिकल, कौन सी चीज है जो सीमेंट में प्रेजेंट होती है, वो होती है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये अगर उसमें प्रेजेंट है तो ये जल्दी, अगर इसकी मात्रा कम है तो देखो अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा कम है तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो जल्दी सेट होने लग पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड मोटर मिक्सिंग रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखो आपने सीमेंट की जब टेस्टिंग की जाती है छोटे छोटे क्यूब्स बनाए जाते हैं उसके 100 mm बाई 100 mm के, इवन 50 mm बाई 50 mm के, तो उसमें क्या रेशियो रखी जाती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, तो उसकी 1:3 उसकी रेशियो रखी जाती है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो, उसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है, वो होती है 30%, और IS कोड 4031 पार्ट 4 कहता है वो रेंज किसके बीच होनी चाहिए, 26 to 33% होनी चाहिए कंसिस्टेंसी। अगर ज़्यादा इनकम है वो सही सीमेंट नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड फॉर प्लास्टर ऑफ सेप्टिक टैंक। जो सेप्टिक टैंक होता है हमारा उसकी प्लास्टर अगर हमें करना है तो एक अच्छा सीमेंट, रिच मोटार सीमेंट किसको कहा जाता है, 1:3 होती है, वो मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो वो हम उसमें यूज़ करते हैं। तब बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट, जो रिटार्डर यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट में उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, तो अगर इनिशियल सेटिंग टाइम आपको ज़्यादा करना है, मतलब ऐसे हमारा कितना होता है 30 मिनट, उसको अगर ज़्यादा करना है, उसको 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, तो उसमें हम रिटार्डर्स डाल देते हैं, और रिटार्डर वो क्या करते हैं, उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं। अगर बाई चांस क्या होता है, देखो TM हमारा दूर जाना है, कंक्रीटिंग दूर हो रही है या कुछ फॉल्ट आ गया कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा सीमेंट जो है
वो कंक्रीट जो है सेट नहीं हो जाए जल्दी, तो उसमें हम रिटार्डर्स डाल देते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, तो आपका जो लेंथ कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो उसको हम कहते लगते हैं कम से कम आपकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो भी उसकी विड्थ आप रख रहे हो, आप उसकी विड्थ रख रहे हो 6 फुट, तो आपकी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 12 फुट। अगर आप उसकी लेंथ मैक्सिमम लेंथ कितनी रख सकते हो 4 गुना विड्थ से। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी हिसाब से उसको डिजाइन करना होता है। मिनिमम लेंथ रखनी है 2 इंटू विड्थ, मिनिमम मैक्सिमम लेंथ रखनी है 4 इंटू विड्थ। बट इज द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन एग्रीगेट। क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है बिल्डिंग स्टोन एग्रीगेट की, वो होती है आईएस कोड कहता है 100 मेगा पास्कल। व्हाट काज द डिजीजेज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर, क्या काजेज होते हैं ड्राई रॉट जो टिम्बर में होता है। इसमें मैं अलग वीडियो लाऊंगा कि टिम्बर का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी में बहुत आता है। लैक ऑफ वेंटिलेशन कॉज ड्राई रॉट इन टिम्बर। अगर किसी स्टोर में आपने जो टिम्बर रखे हैं सूखने के लिए, उनकी सीजनिंग हो रही है, तो उसमें अगर वेंटिलेशन अच्छे से नहीं है, उसमें ड्राई रॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। बट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर। कोई भी एक टिम्बर है, किसी भी चीज़ की लकड़ी है, उसको सीजनिंग हो चुकी है, उसको सुखा दिया गया 1 साल रखा 2 साल, तो उसमें परसेंटेज कितनी रख सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट की, कितनी अच्छी होनी चाहिए, 10 से 12% उसमें है तो वो ठीक है। बट इज द एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट क्लास टिम्बर, उसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है फर्स्ट क्लास टिम्बर की 10 साल। 10 साल से मतलब ज़्यादा ही होती है। बट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 20%। 20% से ज़्यादा अगर वो करती है, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक नहीं है, सेकंड या थर्ड क्लास ब्रिक होगी। अभी ये इतना मैं रखता हूँ पार्ट 1 के लिए। टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 1 है, उसमें हम इतने इंटरव्यू क्वेश्चन रखते हैं। बाकी इंटरव्यू क्वेश्चन में कल जो वीडियो आएगी उसमें बात करूंगा। बाकी हमारी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, 20 से 30 वीडियोस आ चुकी हैं, अभी 1000 वीडियोस तक हमें जाना है। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो ऑफिशियल वर्टिकल चैनल है सिविल साइड विजिट, उस पर विजिट करिए। थैंक यू।